सभी को नमस्ते। मेरा नाम पिंकी मीना है, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। बच्चों, आज बीए सेकेंड ईयर के हमारे जो सिलेबस है उसमें हमारा पहला टॉपिक है तुर्की आक्रमण और राजपूत प्रतिरोध। बच्चों, तुर्की आक्रमण और राजपूत प्रतिरोध की जब बात करते हैं तो जो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन अराइज होता है कि इस काल को, जो लगभग 750 ईस्वी से और पूरा अंत तक यानी 18वीं शताब्दी तक 1761 तक ये चलता है, ये पूरा काल, इसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की संज्ञा दी गई है। तो इसे दो खंडों में बांटा गया। पहला 750 से 1540 ईस्वी और दूसरे खंड को बांटा गया 1540 से 1761 तक की ईश्वर तक की अवधि में। तो 750 से 1540 तक सल्तनत युग यहाँ रहा है, सुल्तानों का काल यहाँ रहा, जिसमें तुर्की आक्रमण हम पढ़ेंगे। उसके बाद खिलजी वंश पढ़ेंगे। प्रारंभ में खिलजियों से पहले तुर्क जितने भी थे वो गुलाम वंश से संबंधित थे। उसके बाद खिलजियों का वंश आएगा। उसके बाद और भी जैसे लोदी वंश, बहुत से वंश हम पढ़ेंगे। और अंत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के साथ ही एक नए युग की शुरुआत यहाँ होगी, जिसे बाबर द्वारा संस्थापित किया जाएगा। और वहाँ से इसे हम द्वितीय कालखंड में यानी 1540 से 1761 तक हम इसे बांटेंगे। अब बच्चों, बात आती है कि इस भारतीय इतिहास का जो युगों का जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या रहा। आप सोचिए कि किस आधार पे तो हम इसे मुस्लिम काल कह देते हैं, किस आधार पे हिंदू काल कह देते हैं, और हमारा मन होता है तो हम उसे इसके जस्ट बाद वाला जो पीरियड आया है 1761 के बाद, उसको हमने आधुनिक काल की संज्ञा दे दी। तो कभी सोचा है कि ये जो युगों का विभाजन है, जो इतिहास का काल विभाजन है, उसका आधार क्या है? क्या ये आधार सही है इस तरीके से नामकरण करना कि प्राचीन भारत का इतिहास हम कह देते हैं, उसी को हम हिंदू काल की संज्ञा भी दे रहे हैं। इस तरह मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम मुस्लिम काल की संज्ञा दे रहे हैं। तो आधुनिक काल के इतिहास को किसकी संज्ञा देनी चाहिए? तर्कपूर्णतः तो ये होता कि इसको, जिसका शासन रहा, अंग्रेज़ों का शासन रहा, तो अंग्रेजी काल की संज्ञा दी जानी चाहिए, पर नहीं दिया। तो सोचा है ऐसा क्यों? तो बच्चों, इसके पीछे कारण है कि ये जो काल निर्धारण हुआ है हमारे इतिहास का, जो हिंदू मुस्लिम काल और आधुनिक काल में बांटा है, ये अंग्रेज इतिहासकारों की देन है। समझ रहे हैं आप? अंग्रेज इतिहासकारों की देन। जब सांप्रदायिक इतिहास लेखन यहाँ झलकता है हमें, और ये अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा किया गया। आधुनिक काल में जब अंग्रेजी शासन की स्थापना हो जाती है तो कुछ एक इतिहासकार ऐसे हैं, कुछ एक इतिहासकारों के द्वारा यहाँ जो एक चीज़ हुई कि उन्होंने साम्राज्यवादी हितों को ध्यान में रखते हुए इतिहास को भी तोड़ना मरोड़ना प्रारंभ कर दिया। और इतिहास को तोड़ना मरोड़ना इसलिए प्रारंभ किया कि वो अपने साम्राज्यवादी हितों को साध सके, भारतीयों को एक ऐसी दृष्टि प्रदान कर सके कि वो अपने उस शासन को न्यायोचित ठहरा सके, उसका एक लॉजिकली आधार दे सके कि हम क्यों आए हैं आपके भारत में। सीधी सी बात है, ये तो नहीं कहना चाहते थे कि हम शासन करने आए। वो तो सबकी नज़रों में अपने शासन को सर्वश्रेष्ठ न्यायोचित साबित करना चाहते थे, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे भी उनकी आलोचना होती यदि वो अपनी सच्चाई, अपने सच्चे चरित्र को उजागर कर देते। और आप और हम जानते हैं कि ब्रिटिश का चरित्र सच्चाई में क्या था। वो हमारे शोषण के लिए यहाँ आए थे, हम शोषित थे और वो हमारे शोषक थे। लेकिन क्या अंग्रेजी इतिहासकार स्वयं अपने ही साम्राज्य को ऐसा कहते क्या
आप ये क्या उम्मीद करते हो किसी अंग्रेजी इतिहासकार से कि वो अपने साम्राज्य के एक सच्चे चरित्र को सबके सम्मुख रखता, किताबों में रखता? ऐसा तो शायद संभव नहीं है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो विभाजन है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और आधुनिक काल, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है। हिंदू काल का नाम उन्होंने इसलिए दिया, प्राचीन काल, जो प्राचीन भारतीय इतिहास का काल था, जो 1250 प्रारंभ से लेकर 1250 या फिर उसको 750 पूर्व मध्यकाल में यदि हम चलते हैं 750 तक, जहाँ हर्ष का शासन समाप्त होता है और वहीं से पूर्व मध्यकाल प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जहाँ से हर्ष का शासन समाप्त होता है, कन्नौज पे त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ हो जाता है। तो एक तरीके से 750 तक ये जो काल का निर्धारण करते हैं वो हिंदू काल की संज्ञा दे रहे हैं। और बच्चों, ये जेम्स मिल का काल विभाजन था जो उसने हिंदू काल, मुस्लिम काल, आधुनिक काल के रूप में किया। मिल की दृष्टि ये थी संभवतः इस युगों के काल निर्धारण में कि यदि हम प्राचीन भारत के काल को हिंदुओं के रूप में महिमा मंडित करेंगे तो हम, जब आधुनिक काल में धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था, ठीक है, 1857 की क्रांति में जब उन्होंने ये देख लिया कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा है, किसके खिलाफ? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। तो मिल जैसे इतिहासकार वहाँ जाके एक नया इतिहास का काल निर्धारण लेकर आते हैं भारतीय जनता के सम्मुख और उनको बोलते हैं कि देखो, आपकी एक बहुत प्राचीन गौरव में इतिहास रहा है, ठीक है, प्राचीन गौरव में इतिहास रहा है, और जिस समय आपका शासन था यानी तथाकथित हिंदुओं का, तो वो हिंदुओं को वहाँ पे ऊंचा चढ़ा रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। समझ रहे हो ना आप? गौरवशाली इतिहास के रूप में उन्हें अपनी परंपराओं पे गर्वित कर रहे हैं कि देखो, हर हिंदू सोचेगा कि वाह, हमारा भी कोई ऐसा साम्राज्य था क्या, हमारा भी कोई काल था क्या अपना। और यही, इसी ही बात पे ही हम गुप्त काल को स्वर्ण युग की अवधारणा के रूप में पेश किया उन्होंने कि देखो, आपके समय में यानी हिंदुओं के समय में गुप्त काल तो स्वर्ण काल रहा। आप सोचिए कितनी बड़ी एक लालच था ये अपने आप में। कोई भी हिंदू मतलब उसका सीना चौड़ा हो जाएगा इस चीज़ को सुन के कि अच्छा, मेरा काल स्वर्ण काल था, क्या बात है, मतलब मैंने तो बहुत अच्छा कार्य किया। और उसी चीज़ को वो ही अंग्रेजी इतिहासकार आगे मुस्लिम काल के रूप में पेश करेगा और उस हिंदू से कहेगा कि देखो, तुम्हारे इतने गौरवशाली इतिहास को इन मुस्लिमों ने आक्रमण करके तहस नहस कर दिया। तो जब तक वो मध्यकाल को मुस्लिम काल की संज्ञा नहीं देंगे और प्राचीन काल को हिंदू काल की संज्ञा नहीं देंगे, तो उनका उद्देश्य पूरा कहाँ हो रहा है हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का। तो उनको 1857 की क्रांति में जो सबक मिल गया था ना कि ये तो बहुत एक होके लड़े हमारे खिलाफ, और इनकी एकता अगर इसी तरह कायम रही तो ये भी तय था कि आने वाले समय में ये तय था कि ये हमारे अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ भी फेंक सकते हैं। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था वो कोई छोटा मोटा भी नहीं था। उसके विद्रोह ने ये तो उन्हें दिखाई दिया कि आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत बड़ी अवरोध का काम करेंगे यदि ये दोनों धर्मों के लोग मिल गए आपस में, इनमें इसी तरह की एक तरह। इसीलिए जेम्स मिल इस काल निर्धारण को डिसाइड करते हैं कि क्यों न इसमें आपस में फूट डाली जाए और इतिहास को ही तोड़ मरोड़ दिया जाए और इनके सम्मुख ऐसा प्राचीन भारत का इतिहास पेश करूं कि हिंदू तो मुस्लिम से नफरत करेगा और मुस्लिम हिंदू से नफरत करेगा। हिंदू से तो कहा कि तुम्हारा बहुत गौरवशाली इतिहास रहा था जिसे मुस्लिमों ने आके तहस नहस कर दिया, ठीक है, और मुस्लिमों से आगे जाके बोले कि देखो, आपके समय में आपने कितने लंबे समय तक राज किया है, 1750 18वीं शताब्दी तक आपका राज रहा, और उसके बाद मुगल काल का जब पतन हुआ तो अभी भी ये विरासत आप ही की है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से कभी भी अंग्रेजों ने उस शासन को अपने हाथ में नहीं लिया। अभी भी वो बादशाह के अधीन होकर ही शासन कर रहे थे। वो केवल एक व्यापारिक एजेंट बन के मुगल बादशाह को ही अपना सर्वेसर्वा मान रहे थे। तो वो कह रहे थे कि हमने तो अभी भी आपकी गुलामी स्वीकार कर रखी है, लेकिन आपका जो गौरवमय इतिहास रहा है 18वीं शताब्दी का, वो अब ख़त्म हो गया क्योंकि इन हिंदुओं ने ख़त्म कर दिया।
क्योंकि अब हिंदू बढ़ोतरी पे सारे व्यापार में सब जगह अच्छे अच्छे जितने भी जमींदार थे, जितने भी जागीरदार थे, उनमें हिंदुओं की संख्या अधिक तो होने लग गई थी। उसके बाद 18वीं शताब्दी का जो क्षेत्रीयतावाद का जो फुट हम देखेंगे, जब मुगल साम्राज्य का विखंडन होगा तो क्षेत्रीय शक्तियाँ अवध हुआ, इधर हैदराबाद हुआ, इन सब का जब इधर अवध हैदराबाद में जो हुआ, इस तरह के बाद हम देखते हैं कि और तो वहाँ देखते हैं कि हम इस तरह के जब इस तरह की जो भावनाएं उन्होंने वहाँ डाल दी, तो यही तो कारण था इस युग विभाजन का। तो इस तरीके से हम ये चीज़ तो तय कर पा ही रहे हैं ना कि ये युग विभाजन था वो ठीक नहीं था। भ्रामक अवधारणा है ये, इवन न केवल भ्रामक अवधारणा है युग विभाजन की, बल्कि इसमें सांप्रदायिकता की भी गंध आ रही है। और वो सांप्रदायिकता का विकास ही तो करना चाह रहे थे अंग्रेज़ों का, तो उद्देश्य यही था कि इन्हें लड़ाया जाए, इनमें फूट डाली जाए। तो एक कारण तो ये रहा कि इन्होंने इसको मुस्लिम शासन की संज्ञा दी। दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि विभाजन का आधार कभी भाषा भी हो सकती है। जैसे 13वीं शताब्दी तक संस्कृत यूज़ होती रही, उसके बाद फारसी भाषा आ गई। लेकिन यहाँ पर भी त्रुटिपूर्ण आधार है, क्योंकि ऐतिहासिक जो स्रोत होते हैं उनकी भाषा के आधार पर एक ऐतिहासिक युग का निर्धारण कहीं से भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। और यूँ तो पूरे इतिहास को युगों में विभाजित करने की परंपरा ही उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इतिहास है जो मानवीय विकास की एक अनंत धारा है। ठीक है बच्चों, ना तो मानव का विकास कभी रुकता है, ना हम उसे किसी युग में बांध सकते हैं। इस अनादि अनंत धारा को युगों में विभाजित करना ही अस्वाभाविक है, किंतु हमें क्योंकि अध्ययन की दृष्टि से कुछ सुविधा हो जाती है, थोड़ा आसानी होती है, इसलिए हम इतिहास को युगों में विभाजित करके पढ़ लेते हैं। क्योंकि पढ़ाई की दृष्टि से यदि हम एक साथ पहली सदी से पूरा आज 21वीं सदी तक का यदि कहीं हम अध्ययन करने बैठे, तो एक साथ सब कुछ सम्मिश्रण सा हो जाता है, वो मिक्सिंग हो जाती है, और वो हमें अध्ययन की दृष्टि से उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। अब आते हैं अगला कि क्या किसी राजनीतिक घटना के आधार पे हम काल निर्धारण करें। तो देखो, मध्ययुग केवल भारत में ही नहीं, समस्त विश्व में आया, और कुछ विशेष स्थिति परिस्थितियों के द्योतक होते हैं जब भी युग परिवर्तन होते हैं। तो युग विभाजन को लेकर मनमानी व्याख्या नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक युग में विशेष सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियाँ होती है, और उनके फलस्वरूप ही उस युग का काल निर्धारण होता है कि कौन सी घटना वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे हुई। ठीक है, जैसे यूरोपीय इतिहास को देखें तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन 476 ईस्वी में हुआ, फिर कुस्तुनतिनिया का पतन हुआ 1453 में। तो इस काल को वह मध्ययुग माना गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी दो घटनाएं हुई यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1000 वर्ष लंबा जो यूरोप का क्लासिक युग था, इस युग को उन्होंने आधुनिक युग के, क्लासिक युग और आधुनिक युग के बीच की कड़ी माना, इसे 1000 साल को। अब आगे देखते हैं कि मध्ययुग में कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियाँ भी उभर के आई। जैसे प्रोफेसर R.S. शर्मा का मानना है कि यहाँ सामंतवादी संगठन इस समय अस्तित्व में आने लगा, एक क्लोज्ड इकोनॉमी यहाँ पे होने लगी, बंद अर्थव्यवस्था। समझते हो ना बच्चों, बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? जब व्यापार है ना विदेशों से होने लगता है तो वो खुली अर्थव्यवस्था होती है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था सभी के लिए खुली हुई है, हम सामान बाहर भेजते हैं और अंदर भी लाते हैं। लेकिन अब बंद अर्थव्यवस्था होगी, जातियों का प्रगुणन होने लग गया, क्षेत्रीय शक्तियाँ यहाँ पे उभर के आने लग गई। तो इस वजह से ये जो पूरा युग था ये थोड़ा अलग होने लग गया। यहाँ तक तो ये कुछ विशेषताओं में प्राचीन भारत से मैच कर रहा है ना। जैसे जरूरी नहीं कि एक विदेशी व्यापार समाप्त हो जाता है तो हम वो युग परिवर्तन मान ले, नहीं। कभी कभी जो आंतरिक सामाजिक अंतर्विरोध होते हैं वो भी व्यापार के पतन के कारण बन जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे ज़्यादा हमें यही प्रतीत होता है। और सिक्कों का अभाव, बंद अर्थव्यवस्था का उदय, ये सब इनके कारण भी हो सकता है। कोई सामाजिक संकट उत्पन्न हो गया हो, और सामाजिक संकट सामाजिक अंतर्विरोध के कारण भी उत्पन्न हो जाता है। और ये सामाजिक अंतर्विरोध क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कृषि अधिशेष था उसको लेके यहाँ संघर्ष हुआ। ये संघर्ष एक और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के मध्य था, तो दूसरा ब्राह्मण शूद्रों के मध्य था। ठीक है, तो आज के वीडियो में तो हमें युग निर्धारण के लिए शायद बड़ा हो जाएगा। कल इस युग निर्धारण को और स्पष्ट करूंगी कि इसके आधार क्या क्या हो सकते हैं, और किस तरह तुर्की आक्रमण जब हुए
तो वहाँ पे कौन सी अर्थव्यवस्था, समाज, राज्य व्यवस्था में परिवर्तन हुए जो प्राचीन भारत की विशेषताओं से अलग थे, ये कल मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो आज के वीडियो में संभवतः आप इन चीज़ों को विश्लेषण करना जो मैंने बताया है, और कल हम इसके बारे में और डिटेल से आगे बताऊंगी। धन्यवाद।